Welcome back. Welcome to another session of this NCERT बायोलॉजी। हमने +1 बायोलॉजी के यूनिट 2 कवर कर लिए हैं। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। हम यहाँ यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं NCERT का, जो +2 का है। एक्चुअली बुक में यह यूनिट नंबर 7 है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो इसमें 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। चैप्टर 7 हमने कवर कर लिया है। फर्स्ट हमने स्टार्ट यहाँ से किया था। हमारे 2 चैप्टर बचते हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड 6। तो आज हम आपको करवाएंगे चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दोस्तों, मैंने आपको ये डिटेल में नोट्स दिए हैं। जिन्होंने मुझसे नोट्स लिए हैं, जिन्होंने नहीं लिए वो भी ले सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। तो ये जो NCERT से आपको करवाने जा रहा हूँ, ये आपका बोनस है। तो आपको काफ़ी कुछ लाइनें होंगी जो नोट से क्लियर नहीं हुई होंगी। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हो, आई एम श्योर यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेन ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्लियर 8000 टू 1000 BC। इतना ह्यूमन जाना जाता है पुराना। द वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्स और रिप्रोडक्शन। एक कारण जो छिपा रहा वेरिएशन का, वेरिएशंस होती है विभिन्नता ना, बच्चे अपने माँ बाप से नहीं मिलते, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं पुराने ऑर्गेनिज्म में, न्यू में। तो ये हिडन रहा कि सेक्स और रिप्रोडक्शन करती है। दे एक्सप्लोटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोसीड डिज़ायरेबल करेक्टर। तो ह्यूमन जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, जंगल से रहना, फिर हट में रहने लगा, फिर सोशलाइज हुआ, उसके इंटरेस्ट की जो चीज़ें थी, चाहे फसलें थी, चाहे पशु थे, उसको अपने साथ रख लिया। बाकी मोस्टली जो वाइल्ड वैरायटी थी उनमें आगे कोई वेरिएशन नहीं आई, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गई। जैसे एग्जांपल आपको बताऊं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम इनकेस्टर। डोमेस्टिकेशन करते थे हमारे जो पूर्वज थे, काऊ पालते थे, वेल नोन इंडियन ब्रीड जैसे साहिवाल काऊ है पंजाब में। वी मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट दो आवर इनकेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ करैक्टर एंड वेरिएशन। तो हमें वो जानते थे नस्लों को, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट साइंटिफिक बेसिस। उनको आइडिया नहीं था, बट दे वर इंटरेस्टेड। तो जो विधाता है जेनेटिक्स का, फाउंडर है मेन, उसके ऊपर आते हैं, डेट वाज द जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल जो था, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी में। 7 साल लगाए थे उसने, 1857 से लेकर 1863। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस के लॉ डिराइव किए। ड्यूरिंग द मेंडल इन्वेस्टिगेशन द इनहेरिटेंस पैटर्न वाज इट फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड। मैथ भी अप्लाई किया था बायो की प्रॉब्लम को। इस एक्सपेरिमेंट हैज़ लार्ज सैम्पलिंग साइज ज़्यादा था, काफ़ी प्लांट पे ऊपर था। ग्रेट क्रेडिडिटी डाटा कलेक्टेड, क्रेडिट जाता है। आल्सो कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फरेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट प्रूव दैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड द जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस रेदर देन बीन अनसब्सटेंसेड आइडियाज़। कोई ऐसा अनसब्सटेंसेड आइडिया नहीं था, उसने रूल डिराइव किए थे। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड करेक्टर इन प्लांट, पी प्लांट, डेट वर मैनिफेस्टेड एज 2 अपोजिंग ट्रेट। तो गार्डन पी के 7 करेक्टर लिए थे, वो कंट्रास्टिंग थे। एक पूरी तरह से आता था, एक बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। टाल का डवार्फ था, जेलो का ग्रीन था। दिस अलाउड हिम टू सेट अप द बेसिक फ्रेमवर्क रूल विच वाज एक्सपेंडेड बाय लेटर साइंटिस्ट। बाद में इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई। मेंडल कंडक्टेड हिज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाई, उसने अपनी मर्जी से पॉलिनेशन का एक्सपेरिमेंट किया। जिस प्लांट पे, जिस फ्लावर पे जो से पॉलिनेशन उसने डालने थे, अपनी मर्जी से करवाया। मैसिकुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक से ट्रू ब्रीडिंग लाइन ली। ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज़ डैट वन हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। सो कंटिन्यू जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है 7-8 जनरेशन तक, उसमें ट्रू लाइन बन जाती है। ये भी उसने ड्राइव किया था। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी ली थी एज पेयर which was similar except the one character with contrasting trait. Some of contrasting trait जो थे स्मूथ एंड रिंकल शीड, येलो ग्रीन शीड, स्मूथ और इन्फ्लेटेड पोड, ग्रीन और येलो पोड, टाल और ड्वार्फ। बेसिकली उसने 7 पेयर लिए थे, यानी 14 करैक्टर थे, तो उसके 7 पेयर बनते हैं। उसने लिया डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जो करैक्टर आता था उसको डोमिनेंट, जो नहीं आता था वो रिसेसिव। शीड की शेप
शीट का कलर, फिर उसने फ्लावर कलर लिया, पोड शेप ली, पोड का कलर लिया, फ्लावर की पोजीशन ली, स्टेम की हाइट ली। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। टाल या ड्वार्फ, एक्सियल, टर्मिनल, ग्रीन, येलो, फुल, कंस्ट्रक्टेड, वायलेट, वाइट, येलो, ग्रीन, राउंड, रिंकल्ड। जो डोमिनेंट करैक्टर हैं साथ ये अपीयर हो रहे हैं, जो साथ रिसेसिव है वो कम आ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने 14 प्लांट सेलेक्ट किए थे, उसमें करैक्टर कितने आ गए? 7 पेयर। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे करैक्टर आ गए, ये भी आइडिया बन गया। स्टेम की हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, पोड शीट शेप, शीट कलर। जहाँ डोमिनेंट, यहाँ रिसेसिव, कंट्रास्टिंग है, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल है, जैसे पेटल्स हैं, स्टिग्मा, एंथर, कार्पल फ्लावर है। ये सीजर से रिमूव किए एंथर, इसको मैसिकुलेशन का नाम देते हैं। इमैसिकुलेशन मिसप्रिंट है। फिर वहाँ से पॉलिनेशन करवाई, पोलन अपनी मर्जी से गिराए, उसके बाद टैग लगा दिया, यहाँ अपनी डिज़ायर वैरायटी ली बाय क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किया था। यहाँ पे यही एक्सपेरिमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जब उसने अपनी मर्जी से क्रॉस कराया, जो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन बनी, इसको फिलियल 1 F1 प्रोगेनी कहा। मेंडल ने देखा जो F1 प्लांट थे वो टाल थे, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, नन वर ड्वार्फ। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन ऑफ F1। फिर उसने फिर ऑब्जर्वेशन की थी तो ट्रेट लिए थे। मेंडल देन सेल पॉलिनेटर F1। फिर उसने उसके बाद F2 देखी। F2 में इसको मिला प्लांट 3/4 ऑफ F2 वर टाल। द टाल एंड ड्वार्फ वर आइडेंटिकल टू पेरेंटल टाइप, डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। सो F2 जनरेशन में जब ये करैक्टर आए तो उसको सारा क्लियर हो गया, यानी F1 में सारे ड्वार्फ टाल बने, फिर उसको टाल भी मिल गए, ड्वार्फ भी मिल गए। सिमिलर रिजल्ट उसने देखे विद अदर ट्रेट डैट ही स्टडी। बाकी ट्रेट्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया F1 F2 में। फिर उसने एक करैक्टर लेके चला तो उसकी जो रेशो उसको आई दैट वाज 3:1। इसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब एक करैक्टर लेके चलते हैं। तो ये देख सकते हो, टाल ड्वार्फ ले लिया, सेल्फ कर लिया, क्रॉस पॉलिनेशन पहले हुई, फिर क्या बन गए? सारे हाइब्रिड टाल। फिर हाँ बने 3 टाल 1 ड्वार्फ, 3:1। ये थी इसकी फिनोटिपिक रेशो। एक जीनोटिपिक रेशो होती है, वो भी हम बाद में बात करेंगे। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड ऑन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट ओवर सक्सेसिव जनरेशन। ही कॉल्ड दीज आज फैक्टर। उसने फैक्टर का नाम दिया था क्योंकि उस टाइम पे जीन का पता नहीं था। नो हम इसको जीन कहते हैं जो ट्रेट आते हैं। जीन therefore are the unit of inheritance. They contain information that is required to express at a particular. So जीन का नाम दिया था बाद में। These are the unit of inheritance. जीन में इंफॉर्मेशन होती है जो एक पर्टिकुलर ट्रेट एक्सप्रेस होता है ऑर्गेनिज्म में। जीन विच कोड फॉर ए पर्टिकुलर कंट्रास्टिंग ट्रेट, उसको लील कहते हैं। यानी लील एक जर्नल फॉर्म होती है जीन की। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सेम जीन। जीन के एक पर्टिकुलर लोकस होते हैं जिसके ऊपर वो बेसिस होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, उसको लील कहते हैं। इफ़ भी जो अल्फ़ाबेटिक सिंबल अगर हम यूज़ करें, जैसे हम हाइट के लिए टी रख लिया, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, दोनों टी आ गया तो ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है यानी हाइब्रिड है। ये होमोजाइगस टाल है, ये हाइब्रिड टाल है, ये रिसेसिव टाल है। तो ऐसे हम इसको लेते हैं। और जो करैक्टर जीन का आता है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। जो अरेंजमेंट ऑफ जीन होता है डैट इज जीनोटाइप। 2 तरह की रेशो बनती है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक। यानी जीन कौन सा कैसा अरेंजमेंट है जीन का ऑर्गेनिज्म में, डैट विल बी जीनोटिपिक। कैसे फिन है वो फिनोटिपिक। चलिए यहाँ इसको हम क्लियर कर देते हैं आपके लिए, ज़्यादा ना लाइन टू लाइन करते हुए मेन आपके काम की बात करते हैं। जैसे टाल है, इसमें आएगा दोनों टाल करैक्टर, कैपिटल टाल जो होमोजाइगस टाल है जो रिसेसिव है, इसके गैमेट बन गए टी कैपिटल स्मॉल। इसकी रेशो बनी तो सारे हाइब्रिड बने। फिर इसकी सेल पॉलिनेशन ली, इसमें हमारे पास क्या था? कैपिटल टाल स्मॉल टाल, कैपिटल टाल स्मॉल था, तो दोनों हाइब्रिड ले लिए, इसके गैमेट आ गए। फिर यहाँ इसका क्रॉस किया। मुझे उम्मीद आप ये कर सकते हो, किया आपने। इसको इससे मैच करेंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इसके।
तो क्या बन गया हमारे पास, टॉल कितने बन गए, 1 2 3, 3 टॉल आ गए। ड्वार्फ कौन सा आ गया, 1। बट हमारे पास जीन फिनोटिपिक रेशो आ गई, टॉल 3 ही नज़र आएंगे। बट अगर हम इसके जीन देखें तो कैपिटल टॉल दोनों होमोजाइगस 1 है, हेट्रोजाइगस कितने हैं, 2, 1 2। समझ रहे हो दोस्तों आप। ये हाइब्रिड टॉल है, तो हाइब्रिड टॉल कितने बने, 2। प्योर ड्वार्फ कितना बना, 1। तो जी जीनोटिपिक रेशो क्या बनेगी, 1:2:1। तो यहाँ पे ये पुनेट स्क्वायर मेथड होता है जिसके थ्रू हम अरेंजमेंट करते हैं। तो मुझे उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा। कहना व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस द pollen grain of the genotype T have a 50% chance to pollinate egg of genotype T and as well as small t. As a pollen grain of small t have 50% chance of pollinating egg into T as well as small t. कहने का मीनिंग है, अगर हम इसकी बात करें इस प्लांट की, तो इसमें 50-50 चांस है, दोनों ही टाल बनेंगे, ड्वार्फ कुछ नहीं बनेगा। इसमें 50-50 है, ड्वार्फ ही बनेगा। अगर हम इसकी बात करें मेन, तो इसमें 50% टालनेस का बिहेवियर है, 50% ड्वार्फ का। तो इसका हो सकता है कि 50% ये बना दे टाल, 50% बना दे ड्वार्फ। तो ये बात करते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद जो होते हैं मेल है फीमेल, उसको इस सिंबल से शो किया जाता है। ये फीमेल है, ये मेल है, एग एंड पॉलन। सो मुझे उम्मीद आप इसको कर पाने में सफल हुए हो। उसके बाद अगर बात करें मेंडल सेल पॉलिनेशन ऑफ F2 प्लांट एंड फाउंड दैट F2 plant continues to generate dwarf plant in F3 and F4. F4 तक भी किया था आगे। He concluded that the genotype of the dwarf was homozygous. That would think that he had self pollination F2 plant. From preceding photographic, it is clear that genotype ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking the phenotype of dominant. Phenotype देके genotype निकाल सकते हैं। It is not possible to know जीनोटिपिक कंपोजिशन, कंपोजिशन नहीं देख सकते। जैसे हम यहाँ एग्जांपल से आपको समझाने की ट्राई करें, कह रहा है वाट एवर टाल प्लांट, ये है जो ये है, कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड, देयर फॉर टू डिटर्मिन द जीनोटाइप ऑफ टाल F2 मेंडल क्रॉस द टाल प्लांट फ्रॉम F2 टू द ड्वार्फ। फिर इसने क्या कर लिया, इसको टेस्ट करने के लिए टाल ले लिया, फिर इसने ड्वार्फ से कर दिया। इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टिपिकल क्रॉस होता है showing the dominant phenotype and it is crossed with the recessive parent of the cell crossing। तो इससे हम इसको आइडियल लगा के निकाल सकते हैं। ये हमारा मैकेनिकल डिवाइसेस है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली हम इससे देख सकते हैं अभी उसमें वो जीन है या नहीं है। अगर वो हाइब्रिड है तो उसमें आपको ड्वार्फ भी मिल जाएगा, टाल भी मिल जाएगा। अगर वो प्योर है तो उसमें कोई भी ड्वार्फ नहीं बनेगा। दिस इज़ द कंडीशन। तो पुनेट स्क्वायर से ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ टेस्ट क्रॉस, व्हाट रेशियो यू डिड गेट यूजिंग द जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस, कैन यू गिव ए जनरल डेफिनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ से लॉज फ्रेम हुए हैं, यहाँ देख सकते हो होमोजाइगस रिसेसिव, ये यहाँ पे फ्लावर वायलेट फ्लावर की बात कर रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव ये वाइट की बात कर रहा है। तो यहाँ से देखिए सारे प्लांट आगे वायलेट, हाफ ऑफ फ्लावर वर वायलेट एंड हाफ वर वाइट, क्योंकि इसके पास कैपिटल टॉल भी है, स्मॉल टॉल। तो डोमिनेट फिनोटाइप आ गया यहाँ पे वायलेट वाला, इधर हाइब्रिड भी आ गया और रिसेसिव भी आ गया। तो एक ग्राफिकल हम यहाँ देख रहे हैं टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं। कहने का मीनिंग क्या है, हमने क्या लिया, एक रिसेसिव प्लांट ले लिया, एक हमने ले लिया डोमिनेंट, फिर इसकी आगे क्रॉसिंग। फिर हम अगर हाइब्रिड इसमें है तो आपको दोनों करैक्टर आ जाएंगे, अगर वो प्योर है तो प्योर आ जाएंगे। ऑल फ्लावर आर वायलेट, अनऑल फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। इंटरप्रिटेशन, हाफ ऑफ फ्लावर वायलेट, हाफ वर वाइट, अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। तो एक अननोन फ्लावर भी है जो हेट्रोजाइगस है, तो उसको हम निकाल सकते हैं भाई ये हेट्रोजाइगस कौन सा है, जो करैक्टर वो शो कर रहा है। सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने 2 रूल दिए थे जिससे हम जेनेटिक्स को देखते हैं। दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो फर्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। करैक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट दैट इज कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर पेयर में होते हैं,
इन द डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव। तो लॉ ऑफ द डोमिनेंस is using to explain the expression of only one of the parental character in monohybrid। अगर एक करेक्टर ले मोनोहाइब्रिड F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ F2 में आ जाएगा। इट आल्सो एक्सप्लेन प्रोपोर्शन रेशो 3:1 इन F2। तो दिस जो लॉ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये लॉ ऑफ डोमिनेंस देता है। उसके बाद सेग्रीगेशन, दिस लॉ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, अलील मिक्स नहीं होते, they are segregated in F2 though the parent obtain two allele during the gamete formation, the factor or allele of a pair segregate from each other such that the gamete receive only one of two factor। जब से सेग्रीगेट होंगे, ये सेग्रीगेशन शो कर रहा है तो एक ही आएगा अलील में, या इस तरह का आ जाएगा, इस तरह ये तो सेम है। अगर इसकी बात करें तो इसमें एक गैमेट में कैपिटल चला जाएगा, एक में डवार्फ, तो ये चांस है। दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। While the heterozygous one produces two kind of gamete, one allele with equal proportion। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद अगर हम इसको देखें, इस एक्सपेरिमेंट को, वो क्या कर रहा है, प्लांट ले रहा है रेड एंड वाइट, गैमेट आ गए रेड वाइट स्मॉल और ऑल पिंक आ गए, जे आ गया हाइब्रिड रेड पिंक वाइट 1:2 1:2:1। जीनोटाइप क्या आ गया, कैपिटल आर कितने हैं 1, हाइब्रिड 2 हैं, रिसेसिव 2 1:2:1। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है प्लांट का, स्नैपड्रैगन प्लांट है, और ये हमें कुछ अलग तरह के रिजल्ट दे रहा है। ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास रेड एंड वाइट हैं, बट F2 में हमारे पास पिंक भी आ गए, F1 में पिंक आ गए। तो इसका क्या मीनिंग बनता है दोस्तों? एक्सपेरिमेंट किया गया था पहले, उसके बाद स्नैपड्रैगन और एंथ्रीनियम के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें रेड आ गए वाइट आ गए, फिर F1 में पिंक आ गए, बिन F1 बाद सेल्फ पॉलिनेटेड, फिर उसमें पिंक भी आ गए, रेड भी आ गए, वाइट भी आ गए। तो इसका क्या कंसेप्ट है, कहना व्हाट एग्जैक्टली इज द डोमिनेंस, वाई सम अलील डोमिनेट सम रिसेसिव। टू टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड द जीन, एवरी जीन यू नो contain information to express particular trait in diploid, there are only two copy of each gene pair, no these allele do not allele to be identical, और heterozygous भी हो सकते हैं, one of them may be different due to some change undergone, so which modification take place। तो let us take example of gene containing information producing enzyme, no there are two copy of gene, two allelic form, let us assume as it more common, normal allele produces normal enzyme which is needed to transformation of substrate S, theoretically modified allele responsive for production। जैसे नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेगा, या कोई एंजाइम नहीं बनेगा। बेसिकली जीन वो एंजाइम कोड करते हैं जो पर्टिकुलर कोई ट्रेट देते हैं। तो इन फर्स्ट केस allele is equivalent to unmodified allele, it produces same phenotype as a result of transformation substrate S, equivalent allele pair are common, but if the allele produces non-functional enzyme, no enzyme phenotype may be affected। So phenotype will only depend on the functioning of unmodified allele। Unmodified allele is the functioning allele which represent the original phenotype, and it is dominant allele and modified allele generally recessive। Hence example अब जो दी हुई है seen due to non-functional enzyme or because of no enzyme produce, तो इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस देते हैं। अभी आता नहीं है कम्प्लीटली, वो करैक्टर नहीं आया। अगर हम यहाँ बात करें पिंक की, तो पिंक के लिए क्या आया यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ इससे। अगर इसका जो एंजाइम है जो उसको रेड कलर देगा या वाइट देगा, उसका जो अलील है दोनों तभी आते हैं जो दोनों रेड हों। तो इसमें एंजाइम बना जो उसको ट्रेट कौन सी प्रोटीन दे रहा है, रेड प्रोटीन दे रहा है। स्मॉल आर आ गया तो उसमें ऐसा एंजाइम बनेगा जो वाइट देगा। जहाँ जो थर्ड आया तो ये नॉन फंक्शन एंजाइम बन गया, ना तो ये रेड देगा ना तो वाइट देगा। तो दिस इज़ द फैक्ट व्हाट ही इज सेइंग। तो इनकम्प्लीट जीन डोमिनेट किए हैं। तो जो डोमिनेंस वाला लॉ है वो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल नहीं है। को डोमिनेंस टिल नो डिस्कसिंग द क्रॉस where F1 resemble either two parent dominance and was in between incomplete, हमने कर लिया। बट एक केस होता है को डोमिनेंस का,
एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप, ये मैंने आपको नोट्स दिए हैं। ब्लड ग्रुप जो हैं ये कंट्रोल्ड बाय जीन आई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रेड ब्लड सेल की होती है उसमें पॉलीमर होते हैं शुगर के, और सरफेस के ऊपर एंटीजन होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं। तो जीन आई जो है 3 एलील देता है, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। आई ए, आई बी जो होंगे तो वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर बनाते हैं। स्मॉल आई जो है कोई शुगर नहीं बनाता, जो शुगर है वो एंटीजन है जो आरबीसी की सरफेस पे है। बिकॉज द ह्यूमन आर डिप्लॉयड ईच पर्सन हैव एनी 2 of 3 allele completely dominate over small I. In other word, when capital A small I present, only IA express, then capital B small I only capital B। अगर A एंड B दोनों आ जाएंगे किसी में तो दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। तो यहाँ देख सकते हो पेरेंट हैं ब्लड ग्रुप का, हमने करवाया है ग्राफ। ये 1 2 3 4 5 6 7 जो अलील है 7 पेयर हैं। क्रॉसिंग कैसी बनती है और ब्लड ग्रुप क्या आता है यहाँ देख लीजिए। ए आएगा ए बी, ए आएगा ए बी आएगा, ए बी ग्रुप होगा। अकेला आएगा ए आएगा, दोनों आएंगे बी होगा, दोनों भी आएंगे बी होगा, बी होगा, दो कोई भी नहीं आएगा तो ओ होगा। तो दिस इज़ द कोडोमिनेंस। उसके बाद हम मल्टीपल अलील भी लेके चलते हैं। ब्लड ग्रुप जो है मल्टीपल अलील भी शो करता है। डैट इज यहाँ 3 अलील है गवर्निंग द सेम करेक्टर। 3 अलील एक ब्लड ग्रुप दे रहे हैं, इसको मल्टीपल अलील कहते हैं। ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी शीड इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन। इसके 2 अलील है, कैपिटल बी, स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी। लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस बाय इट। इन कंट्रास्ट जो अगर स्मॉल बी आ जाए तो लेस एफिशिएंसी होगी स्टार्च की, प्रोड्यूस स्मॉल ग्रेन। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ शीड कैपिटल बी आर राउंडेड, स्मॉल बी आर रिंकल्ड। हेट्रोजाइगस बनेगा जो उसमें शीड एंड कैपिटल बी seem to be dominant allele. What starch grain produced of intermediate type capital B small b. So if the starch grain is considered as phenotype, then from this angle the allele show incomplete dominance. तो incomplete dominance की example आ जाती है यहाँ पे. So therefore the dominance is not autonomous feature of gene product all information. It depends as much on the gene product and the production of particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype we choose to examine in case more than one phenotype influenced by same gene. So this is the main thing. उसके बाद आता है inheritance of 2 gene. डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, इसके ऊपर भी उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसको समझाने के लिए 2 ही करैक्टर इकट्ठे लिए, जैसे राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड का 2 है कैपिटल आर, येलो का है कैपिटल वाई, रिंकल्ड स्मॉल आर, ग्रीन स्मॉल वाई। इसके गैमेट बन गए हाइब्रिड येलो। आगे सारे सेल पॉलिनेशन करती 4 गैमेट बन गए। उम्मीद आप बना लोगे। यहाँ अगेन गैमेट बन गए। तो इसमें हमारे 16 कॉम्बिनेशन आए। इसमें राउंड येलो, राउंड भी हैं येलो भी हैं। कितने बने हमारे पास, जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड ग्रीन 1 2 3, रिंकल्ड येलो 1 2 3, रिंकल्ड ग्रीन 1। तो दिस इज़ द डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जो हमारे पास फ्रेंड्स डाई हाइब्रिड क्रॉस है, व्हाट इज़ गिव टू अस। डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने देख लिया, पुनेट स्केयर से हमने इसकी परसेंटेज निकाल ली। ये हमें देती है सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो जीन है, जो करैक्टर हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं गैमेट में। सो बेस्ड ऑन सच ऑब्जर्वेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज ए सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको कहते हैं व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइन इन हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ 1 कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑन पेयर ऑफ अदर। अपने मर्जी से ही सेग्रीगेट होता है, उसमें कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं होता। सो यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर बात करने हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी बाद में आई थी,
19 के बाद पहले फैक्टर लेते थे, अब जीन का कंसेप्ट आ गया था, फैक्टर रिप्लेस हो गया था। स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट एंड डैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड एंड द पेयर ऑफ एलील विच डू नॉट ब्लेंड ईच अदर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय दिस कंटेम्परेरी एज एक्सप्लेनेशन वाज एपरेंटली कंटिन्यूस वेरिएशन सीन इन नेचर। तो उसने ब्लेंडिंग का नहीं देखा था फिनोमिना। मेंडल अप्रोच यूजिंग द मैथमेटिक टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना वाज न्यू एंड अनअक्सेप्टेबल ऑफ मैनी बायोलॉजिस्ट, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फाइनली मेंडल वर्क जो सजेस्टेड फैक्टर वर डिस्क्रीट यूनिट आ गया। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ दे पाया। 19 में 3 साइंटिस्ट डी वेरी कॉरन एंड बोन टेस्टमार्क इंडिपेंडेंटली उन्होंने मेंडल को डिस्कवर किया ला। फिर By this time, due to achievement in microscopy taking place, scientists were able to carefully observe all cell division. फिर उसने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आ गया। फिर अपीयर डबल एंड वाइड जीन होते हैं डिवीज़न के पहले। दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम। कलर्ड बॉडी जो देखे गए थे। 92 में जो क्रोमोसोमल मूवमेंट देखी गई थी, वाल्टर सूटन थोड़ी bovide that behavior of chromosome was parallel to behavior of gene use chromosome. To explain the Mendel law, recall that you have studied the behavior of chromosome during mitosis, equivalent division, and during meiosis, reductional division. The important thing to remember that the chromosomal as well as gene occur in pair. Two allele of a gene pair located on homologous site are the homologous gene. तो यहाँ पे जब जीन तक हम पहुँच गए, फिर मेंडल के लॉ प्रूफ हुए थे बाद में। मियोसिस में हो रही हैं जो सेल की फेजेस हैं G1 G2, बाइब्लेंड मियोसिस बन गया ये, डबल मेटाफेजिक प्लेट बन गई। एनाफेज आ गई। एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। एनाफेज 2 में क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं। फिर यहाँ 4 गैमेट बन गए। तो इस तरह से ये सारा चलता है। अब बेसिकली देखा क्या जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने अगर समझनी है तो यहाँ देखिए पॉसिबिलिटी है। वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट जीन जो है ग्रीन क्रोमोसोम है एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, ये हमारे पास आ गए। एनाफेज में आ गए। एनाफेज 1 में सेपरेट हो गए, पोल की ओर चले गए। ऑन द अदर हैंड वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम पोल पे आ गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है या तो ये इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। मियोसिस 2 में सेंटर में आ गए ये क्रोमेटिड क्रोमोसोम, सेंटर में आ गया, सिंगल प्लेट हो गई। फिर ये सेपरेट हो गए, तो यहाँ तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। तो इसके साथ आने की प्रोबेबिलिटी है। तो जर्म सेल बन गए, रेड आ गया, ग्रीन आ गया, ग्रीन आ गया, येलो आ गया, तो यहाँ ये आ गया। तो दिस इज़ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये डिसाइडेड नहीं है कि वहीं जाएंगे। तो जब कॉन्ग्रेशन स्टेट आती है, नॉन डिसजंक्शन होती है, क्रोमोसोम टूटते हैं, एनाफेज में टूट जाते हैं, कॉन्ग्रेशन स्टेट होती है, पोलर मूवमेंट हो जाती है क्रोमेटिड की, वो अपनी मर्जी से जाते हैं। तो सेक्स डिटरमिन जो ह्यूमन में होता है वो मर्जी से होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। उसके बाद बात करते हैं सूटन एंड बोराई आर्ग्यू डैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम कुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर फैक्टर दे कैरिड। सूटन jointed the knowledge of chromosomal segregation with the Mendel principle and it is called chromosomal theory। फिर उसने क्रोमोसोम की थ्योरी दी थी। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आए थे बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड कलीग लेड द डिस्कवरी ऑफ वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। मॉर्गन वर्क with a tiny fruit fly Drosophila melanogaster were found suitable for study. They grown the simple synthetic medium in lab. They complete their life cycle within 2 weeks and a single mating could produce a large number of progeny। तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जब किए तो ये हमारे पास आ गया था मेंडल के लॉ का प्रूफ। उसके बाद लिंकेज आ गई। मॉर्गन ने सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला के ऊपर। सेक्स लिंक करैक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू जाते हैं। क्रॉसिंग वर सिमिलर डाई हाइब्रिड कैरिड बाय मेंडल। जैसे मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज जेलो बॉडी वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल के साथ जब किया
observed that the two genes did not segregate independently of each other and F2 ratio derived very significantly 9:3, 3:1. Morgan and his group knew that the genes were located on X chromosome and show quickly that when two genes in dihybrid cross were situated on same chromosome, the proportion of parental gene combination was much higher than the non-parental. So Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes, that is coined term linkage, to describe the physical association of gene in a chromosome and term recombination to non-parental gene. Morgan and his group found even when the genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked एंड वाइल अदर लूजली। तो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जो वो म्योसिस 1 की प्रोफेज 1 होती है। तो हमने जो म्योसिस का आपको वीडियो दिया उसमें देख सकते हो, जितना क्रोमोसोम दूर होगा उतना वो सेग्रीगेट हो जाएगा, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर चला जाएगा। अगर जितना पास होगा उतनी नहीं जाएगा, उसको लिंकेज कहते हैं। स्टडीड स्टूडेंट एल्फर्ट्स एंड यूज द फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम, और उसने डिस्टेंस देखी थी जीन की मैप्ड मॉर्गन यूनिट से। जैसे यहाँ जो क्रोमोसोम है उसके जीन कितने दूर पड़े हैं, जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसको हम कहेंगे वो क्रॉसओवर हो जाएगा। तो यहाँ लिंकेज का बिहेवियर शो किया हुआ है, क्रॉस ए क्रॉस बी, येलो वाइट वाइल्ड टाइप, वाइट मिनिएचर वाइल्ड टाइप। तो यहाँ पेरेंटल रिकम्बिनेशन बन गए। तो पेरेंटल करैक्टर 98% चला रहा है, 1.3 रिकम्बिनेशन बन रहे हैं। तो यहाँ 62 पेरेंटल करैक्टर है, 637 ये करैक्टर है। तो यहाँ पे लिंकेज का फिनोमिना हो रहा है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे जो पेरेंटल करैक्टर है वाइल्ड टाइप का वो आगे जा रहा है। ये जो आपको वाइल्ड टाइप है इसमें कोई इतनी चेंज नहीं आ रही, तो ये भी वाइल्ड टाइप है, ये भी चेंज कम हो रहा है। तो रिजल्ट ऑफ टू हाई डाइव कंडक्टेड बाय मॉर्गन क्रॉस ए शोड क्रॉस बिटवीन जीन वाई एंड डब्ल्यू, बी क्रॉस बिटवीन डब्ल्यू एंड एम। ये डोमिनेंट वाइल्ड टाइप रिप्रेजेंटेड विद प्लस साइन, तो उसको स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज वाई विल बी हायर देन द डब्ल्यू एंड एम। जितने क्रोमोसोम लिंक हो गए उतना ज़्यादा होगा। अगर लिंकेज का 50% आ रहा है 1:1 तो कंप्लीट लिंकेज होती है, अगर उससे कम आता है वो इनकम्प्लीट। तो लिंकेज का आपको ये भी वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो में देख सकते हो। सो वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है फ्रेंड्स, तो हम सोच रहे हैं इसको कवर करें। चलिए कोशिश करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन जो मैंने आपको पहले करवा दिया है, सेक्स डिटर्मिनेशन का मेल में XX XY है, ह्यूमन में भी, और उसके बाद ये ड्रोसोफिला में सेम है, XY टाइप है। और जो हमारे पास वर्ड्स हैं इसमें ZZ ZW टाइप है। तो यहाँ पे मेल फीमेल आगे XY आएगा, मेल आएगा, XX आएगा फीमेल, इसमें भी XY मेल XX फीमेल, इसमें ZZ आएगा मेल, ZW आएगा फीमेल। उसके बाद रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम नेम्ड ऑटोसोम। कुछ दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किए हैं। जैसे ह्यूमन में 23 पेयर होते हैं, 46 क्रोमोसोम है। जो 22 पेयर है 44 क्रोमोसोम, ये होते हैं ऑटोसोम जो बॉडी कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। जो लास्ट पेयर होता है 45 और 46 क्रोमोसोम, या तो XX होते हैं या तो XY होते हैं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसको एलोसोम कहते हैं। सो ग्रास ऊपर में एग्जांपल है एक्सो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। मेल में 1X क्रोमोसोम होता है बिसाइड ऑटोसोम, वेयरएज फीमेल में X का पेयर होता है। यानी मेल में बाई क्रोमोसोम नहीं होता, मेल होगा अगर XO आएगा, फीमेल होगी जब XX आएगा। यानी ग्रास ऊपर में मेल में 1 क्रोमोसोम कम होता है, फीमेल में 2 होते हैं। तो ये भी टाइप है। उसके बाद अदर अपने XX ये भी पढ़ लिया, करवा दिया आपको। तो ये सारे मेथड है सेक्स डिटर्मिनेशन के। ह्यूमन की बात करें, लड़का होगा लड़की होगी, स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है। स्पर्म जो है वो अगर X क्रोमोसोम लेके आ रहा है तो लड़की होगी, बाई होगा तो लड़का होगा। तो उसके बाद वाइल्ड डिफ़ॉल्ट जो होता है आपको मैंने बता दिया था, 3rd मंथ तक फीमेल ही होती हैं। फिर उसके बाद एक X क्रोमोसोम फैक्टर देता है
टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर TDF, अगर वो आ जाए तो मेल होंगे, नहीं तो फीमेल पैदा होंगी। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने बोल दिया आपको, उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद आती हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशंस होती हैं जो सडन चेंज आ जाती है, अल्टरेशन ऑफ जीन सीक्वेंस रिजल्टिंग इन चेंज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो म्यूटेशन इज़ अनदर फिनोमिना है जिससे DNA में वेरिएशन आती है। सो लॉस डिलीशन हो जाती है क्रोमोसोम की या जीन की, या गेन हो जाती है, एडिशन हो जाती है, तो DNA अल्टर हो जाता है। तो सच जो अल्टर DNA होता है उसमें चेंज आती है। अल्टरेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन अबनॉर्मलिटी और एबरेशन। क्रोमोसोम एबरेशन आर कॉमन, जैसे कैंसर में हो जाती है। तो ये सारी आपको करवाएंगे जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस होता है। पेडिग्री एनालिसिस सारे जीन का एनालिसिस कर लेता है और फैमिली हिस्ट्री में कौन कौन से जीन आगे गए हैं और क्या क्या बीमारियां कॉज हुई हैं। तो यहाँ आपको शॉर्टकट दिए हैं, देख सकते हो। पेडिग्री के भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। मैंने वीडियो डाला, आपको समझ आ जाएगा। मेल का राउंड होता है, स्क्वायर होगा मेल, राउंड होगा फीमेल। अगर वो इंटरसेक्स है तो ऐसे आएगा, अफेक्टेड हैं तो कलर से आएगा, क्रॉस है मेटिंग हो रही है, ये रिलेटिव में मेटिंग है, यहाँ मेटिंग से प्रोगेनी बन रही है, यहाँ अफेक्टेड बन रहे हैं, यहाँ 5 अनफेक्टेड बन रहे हैं। तो ये सिंबल रहते हैं। उसके बाद आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और नॉन मेंडेलियन। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं उसको जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल, जीन में जो बीमारियां आती हैं उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। मैंने इसके नोट्स आपको दिए हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं और डोमिनेंट एंड रिसेसिव भी हैं। पेडिग्री एनालिसिस से वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन डोमिनेंट और रिसेसिव। सिमिलरली ट्रेट आल्सो लिंक्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, जैसे हीमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव डैट शो द ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर टू मेल प्रोगेनी, यानी फीमेल कैरियर होती है, मेल में ही अपेयर होती है। पेडिग्री चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे देख सकते हो। और ए रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री 5.14 डिस्कस विद योर टीचर, यहाँ डिस्कस कर लीजिए। चलिए आपको ये करवा देते हैं। यहाँ ऑटोसोमल डोमिनेट ट्रेट है, माइनोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सिकल सेल एनीमिया। यहाँ मेल है, फीमेल कैरियर है, आगे बच्चों में अपेयर हो रही है, मेल में आगे बीमारी, यहाँ पे मदर फीमेल में है, फिर यहाँ गई, यानी जनरेशन स्किप कर रही है, तो ये रिसेसिव है। पेडिग्री अगर स्किप करके जाएगी रिसेसिव है, यानी इस जनरेशन में आ गई, इसमें नहीं आई, तो ये रिसेसिव पेडिग्री है, इसलिए हम इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, जो ऑटोसोम ही करवा रही है। उसके बाद हम यहाँ देखें सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या है, मेल में ही बीमारी कॉज होगी, फीमेल में नहीं आएगी। अगर फीमेल में आएगी तो फीमेल बचेंगी नहीं, तो उसके चांस नहीं होंगे। तो ये हम डिटेल में करेंगे। हीमोफीलिया जो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, जो ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम मेल प्रोगेनी हैड वाइडली स्टडी। इन द डिजीज ए सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ कैस्केड प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो होता है, अगर जीन नहीं होगा तो डिफेक्टेड टाइप ऑफ प्रोटीन बनेंगे, वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, इसलिए क्लॉटिंग नहीं होगी। ये जो बीमारी है विक्टोरिया फैमिली में होती है, इसको हीमोफिलिक डिसेंडेंट है ये। तो इसमें अगर हम देखें, ये नीचे सिकल सेल एनीमिया का दिया हुआ है। सिकल सेल एनीमिया में देख सकते हो हीमोग्लोबिन जो है उसमें 6 नंबर पे जो अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक है, उसका जो कोडोन चेंज हो जाता है, GAG की जगह G आ जाएगा, तो उसमें बलीन आ जाएगा, तो ये हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड हो जाता है, तो सिकल शेप आ जाता है। तो ये पॉइंट म्यूटेशन है। तो यही हम बात कर रहे थे विक्टोरिया फैमिली में, तो उसमें ये एक्स करैक्टर के थ्रू आती है, ये एक्स क्रोमोसोम। फीमेल हमेशा कैरियर होती हैं, मेल में अपेयर होती हैं, तो अगर फीमेल में आ जाएगी तो फीमेल बचेंगी नहीं, तो ये करैक्टर हमेशा अपेयर किस में होती है, मेल में। तो ये हीमोफीलिया आपको करवा दी है। ये 3 तरह की थी, इसमें फैक्टर जो 9 है, 11 है और फैक्टर नंबर 8 है। तो ये जो फैक्टर हैं ये इसकी बीमारी करते हैं, 3 तरह की है। तो ये मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, देख सकते हो ध्यान से।
फिनाइल कीटोन्यूरिया ये मेटाबॉलिज्म का एरर है। इसमें जो फिनाइल एनालिन अमीनो एसिड है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और एक एंजाइम नहीं होता इसमें। फिर ये फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है। कम्युलेशन ऑफ दिस इन ब्रेन रिजल्ट इन माल रिटार्डेशन हो जाती है। यूरिन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा आता है, किडनी इन्फेक्टेड हो जाती है। क्रोमोसोमल जो बीमारियां क्रोमोसोम की हैं उसको नॉन मेंडेलियन कहेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जैसे यहाँ पे डाउन सिंड्रोम दिखाई हुई है, कैरियोटाइप 21 ट्राइसोमी होती है। 21 क्रोमोसोम के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, 2n+1 आ जाता है, तो इसमें 47 क्रोमोसोम होंगे। उसके बाद डाउन सिंड्रोम आ गया, एक्स्ट्रा कॉपी। टर्नर सिंड्रोम जो है लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में जो मेल की तरह बिहेवियर करती हैं, तो ये सारा सेल डिवीज़न में ही होता है। और डाउन सिंड्रोम जो मैंने बता दिया, इसका वीडियो भी आपको दिया था, लैंडन डाउन ने दिया था। फैक्टर इंडिविजुअल जो है इसका शॉर्ट स्टेचर्ड होता है, राउंड हेड, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होती है। क्लिनफेल्टर में एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, इसको सुपर फीमेल कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो है ये जो करैक्टर है ये मेल में आता है, टर्नर सिंड्रोम फीमेल में आती है। यानी फीमेल में 45 क्रोमोसोम आ जाएंगे, तो फीमेल स्ट्राइल होगी, ओवरी डेवलप नहीं होगी, तो मेल का करैक्टर ज़्यादा शो करेंगी। तो यहाँ देख सकते हो ये फीमेलाइज करैक्टर है, ये शॉर्ट स्ट्रेचर्ड है। तो ये डायग्रामेटिकल शो कर रहा है, ये है क्लिनफ्लेटर, ये मेल है, फीमेल की तरह लग रहा है। टर्नर सिंड्रोम ये फीमेल है, मेल की तरह लग रही है। सो फ्रेंड, ये था आपके लिए चैप्टर, और कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा। और मैं समझता हूँ आपको ये करवाने के मैं एफिशिएंटली करवा पाया हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा था इसमें जो आपको बाकी नोट्स में नहीं मिला, मुझे उम्मीद है आपने उसको ग्रैस्प किया होगा। टेस्ट क्रॉस क्या है आपको समझ आ गया होगा, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। तो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप इसको ज़रूर आंसर सॉल्व कर पाओगे। मेंडल के जो 2 लॉ है उसमें कौन सा लॉ है डेट इज़ नॉट यूनिवर्सल? नॉट यूनिवर्सल लॉ कौन सा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या लॉ ऑफ डोमिनेंस। 3 लॉ है वैसे, इनमें से यूनिवर्सल एप्लीकेबल कौन सा नहीं है, जो आपके लिए एक क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।